आज हम ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज नाम की एक दिलचस्प भारतीय कंपनी की पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे पास कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं, और सच कहूं तो इन नंबर्स को देखकर एक पहेली सी सामने आती है। एक तरफ कंपनी की सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके बिजनेस से कैश मतलब गायब हो रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है। क्या ये रॉकेट उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाएगा, या ये आसमान छूने की तैयारी कर रहा है? चलिए इसकी गहराई से चीर-फाड़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज़ैगल करती क्या है, इसका धंधा क्या है, एकदम सरल भाषा में। बिल्कुल। ज़ैगल असल में कंपनियों के लिए एक तरह का खर्च मैनेजर है। ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस यानी SaaS और फिनटेक के मेल पर काम करती है। खर्च मैनेजर, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, एक बड़ी कंपनी है जिसके सैकड़ों कर्मचारी हैं। कोई सेल्स के लिए ट्रैवल कर रहा है, कोई क्लाइंट को लंच पे ले जा रहा है, कोई ऑफिस के लिए सामान खरीद रहा है। अच्छा। इन हजारों छोटे बड़े खर्चों का हिसाब रखना, उनकी रसीदें संभालना, उन्हें अप्रूव करना और फिर पैसे वापस करना, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। हाँ, ये तो है। ज़ैगल इसी पूरे सिरदर्द को अपने सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट कर देती है। वो कंपनियों को ऐसे टूल्स और कार्ड्स देती है जिससे खर्च करना और उसका हिसाब रखना पानी की तरह आसान हो जाता है। तो इससे कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचता है। बिल्कुल। समझ गया। तो ये कंपनियों के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का बोझ हल्का करती है। लेकिन इस फील्ड में तो और भी कंपनियां होंगी। जी हैं। ऐसा क्या खास है ज़ैगल में जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? इसकी वो खाई या मोट क्या है जो किसी नए खिलाड़ी के लिए पार करना मुश्किल हो? इसका मोट 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, इसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो काफी समय से बाजार में है और भरोसेमंद बन चुका है। ठीक है। दूसरा, इसके ग्राहक संबंध। देखिए, B2B बिजनेस में एक बार कोई कंपनी आपके सिस्टम पर आ जाती है, अपने सारे कर्मचारियों को उस पर ट्रेन कर देती है, तो उसके लिए स्विच करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। और तीसरा, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बेच रही, ये एक पूरा ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बेच रही है। इस पूरे इकोसिस्टम को कॉपी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अच्छा, तो यही इसकी असली ताकत है। जी। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल दमदार लगता है और ग्राहकों के लिए इससे निकलना भी आसान नहीं है। अब आते हैं उन नंबर्स पर जिनकी वजह से ये कंपनी इतनी दिलचस्प लग रही है। पिछले कुछ सालों में इसकी कमाई यानी रेवेन्यू का क्या हाल रहा है? रेवेन्यू की कहानी तो वाकई में बहुत शानदार है। अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें, मार्च 2022 में कंपनी ने 371 करोड़ का रेवेन्यू किया। 371 करोड़। एक साल बाद मार्च 2023 में ये बढ़कर 553 करोड़ हो गया। और इस साल मार्च 2024 में ये 776 करोड़ पर पहुंच गया है। वाह, ये तो बहुत तेज ग्रोथ है, लगभग हर साल 200 करोड़ की छलांग। बिल्कुल। अगर हम इसे औसत में देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ यानी CAGR करीब 52% रही है। 52%? जी, मतलब हर साल औसतन 52% की ग्रोथ। ये किसी भी पैमाने पर एक असाधारण वृद्धि है। हाँ, ये तो साफ दिखाता है कि बाजार में ज़ैगल की सेवाओं की जबरदस्त डिमांड है। बिल्कुल। 52% की सेल्स ग्रोथ सुनने में तो कमाल लगती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है। आजकल कई नई टेक कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर या पैसा जलाकर ऐसी ग्रोथ दिखाते हैं। क्या ज़ैगल के साथ भी यही हो रहा है? क्या ये ग्रोथ खरीदी जा रही है? मुनाफे का क्या हाल है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब हमें कहानी का दूसरा पहलू दिखाता है। मुनाफे को समझने के लिए हम EBITDA को देखते हैं। EBITDA यानी ब्याज, टैक्स और घिसावट, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, उससे पहले की कमाई। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से यानी असल धंधे से कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो EBITDA के नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं? यह कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। मार्च 2022 में EBITDA 60 करोड़ रुपए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेल्स बढ़ने के बावजूद मार्च 2023 में ये घटकर 48 करोड़ रह गया। अरे, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, लेकिन इस साल मार्च 2024 में ये सुधरकर 71 करोड़ रुपए पर वापस आ गया है। लेकिन अगर सेल्स इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट क्यों गिरा? यहां मार्जिन की बात करना जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। असली खेल मार्जिन का ही है। EBITDA मार्जिन का मतलब है कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी ऑपरेशनल मुनाफा कितना कमा रही है। अच्छा।
मार्च 2022 में ये मार्जिन 16% था, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। 16%। ठीक है। लेकिन मार्च 2023 और 2024 दोनों सालों में ये मार्जिन गिरकर सिर्फ 9% रह गया है। 16% से सीधे 9%। इसका मतलब तो यही हुआ कि कंपनी को अब हर 100 रुपए की सेल पर पहले से लगभग आधा ही मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल, ग्रोथ तो आ रही है, पर मुनाफे की कीमत पर। अब अगर हम पीएटी की बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि सारा खर्चा और टैक्स चुकाने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए बचने वाला असली मुनाफा है, हाँ, नेट प्रॉफिट, तो उसमें भी ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में पीएटी औसतन 28% की दर से बढ़ा है। लेकिन सोचिए, सेल्स 52% से बढ़ी, पर जेब में आने वाला असली मुनाफा सिर्फ 28% से। ये जो बीच का गैप है वो गिरते हुए मार्जिन की वजह से है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये तस्वीर साफ है। ग्रोथ शानदार है, पर एफिशिएंसी और मुनाफे पर भारी दबाव है। चलिए अब कंपनी की नींव की जांच करते हैं। जी। दुकान कितनी भी अच्छी चले, अगर उसकी बुनियाद ही कमजोर हो तो इसके लिए हमें कंपनी की तिजोरी यानी उसकी बैलेंस शीट को देखना होगा। क्या वहां सब ठीक है? बैलेंस शीट के मामले में कंपनी चट्टान की तरह मजबूत दिखती है। अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना सारा कर्ज चुका दिया है और अब ये लगभग कर्ज मुक्त है। एक टेक कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये उसे मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। और कैश की क्या स्थिति है? कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं? यहीं पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। मार्च 2023 में कंपनी के पास रिजर्व्स में 40 करोड़ रुपए थे। 40 करोड़? लेकिन सिर्फ एक साल में, मार्च 2024 तक, ये रकम बढ़कर 563 करोड़ रुपए हो गई। एक मिनट, 40 करोड़ से सीधे 563 करोड़, ये पैसा कहां से आया? क्या ये बिजनेस से कमाया हुआ है? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तो फिर ये पैसा बिजनेस से नहीं आया है, ये पैसा कंपनी ने आईपीओ और क्यूआईपी के जरिए बाजार से उठाया है। अच्छा, तो ये निवेशकों का पैसा है। जी, जो अब कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो हाँ, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कर्ज नहीं और कैश भरपूर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो मुझे शुरुआत से परेशान कर रहा है। अगर बैलेंस शीट पर 663 करोड़ रुपए कैश है, तो फिर ये विरोधाभास क्यों कि बिजनेस से कैश गायब हो रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? और यहीं पर इस कंपनी की सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ा रेड फ्लैग छिपा है। अच्छा। देखिए, पी&एल का मुनाफा तो अकाउंटिंग का खेल हो सकता है। कंपनी की असली सेहत उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे ओसीएफ भी कहते हैं, यानी कंपनी के मुख्य धंधे से असल में कितनी नकदी आ रही है या जा रही है। तो ज़ैगल के मामले में ये आंकड़ा क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मुनाफा दिखाने के बावजूद ज़ैगल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 2 सालों से लगातार नेगेटिव है। नेगेटिव? जी, मार्च 2023 में ये -16 करोड़ था और मार्च 2024 में ये घाटा और बढ़कर -83 करोड़ हो गया। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया। आप कह रही हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट पर 563 करोड़ रुपए कैश है, लेकिन साथ ही उसके बिजनेस को चलाने में 83 करोड़ रुपए कैश बाहर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा है कि किसी की जेब नोटों से भरी हो, पर उसकी दुकान रोज घाटे में चल रही हो। आपने एकदम सही एनालॉजी पकड़ी है। इसका मतलब बहुत सीधा है। कंपनी की हालत उस दुकानदार जैसी है जिसका माल तो खूब बिक रहा है, लेकिन सब उधार पर। अच्छा। बही खाते यानी पी&एल स्टेटमेंट में मुनाफा दिख रहा है, पर गल्ले में कैश नहीं आ रहा, बल्कि रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। तो ये वर्किंग कैपिटल की समस्या है? जी, ये अक्सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में गंभीर समस्याओं का संकेत होता है। हो सकता है ग्राहकों से पैसा वसूलने में बहुत देर हो रही हो। और अगर गल्ले में कैश नहीं है, तो आप कल बेचने के लिए नया माल नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। यही ज़ैगल के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ये उधारी वाली ग्रोथ आखिर कब तक चलेगी? ये वाकई एक बड़ा विरोधाभास है। चलिए अब कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी को जांचते हैं। निवेशकों के लिए ये कितना रिटर्न कमा रही है? इसके लिए 2 सबसे जरूरी रेशियो हैं। पहला है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कंपनी साल में कितना मुनाफा कमा रही है। तो इसका ROE कैसा है? पिछले साल ज़ैगल का ROE 10% था और पिछले 3 साल का औसत करीब 12.4% है। 10 से 12%? जी, इसे बहुत आकर्षक नहीं माना जाता।
आमतौर पर निवेशक 15% से ज्यादा आरओई वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। और दूसरा रेशियो, मैंने आरओसीई के बारे में भी सुना है। उसे कंपनी का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं क्या, कि वो अपने कुल पैसे का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रही है? हाँ, आपका रिपोर्ट कार्ड वाला उदाहरण एकदम सटीक है। अच्छा। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मापता है कि कंपनी अपने कुल उपलब्ध धन यानी मालिकों का पैसा और उधार का पैसा दोनों मिलाकर कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। और जैगल का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? जैगल के इस रिपोर्ट कार्ड पर ग्रेड लगातार गिर रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? मार्च 2022 में ROCE 33% था, जिसे A+ ग्रेड कहा जा सकता है। 33%, वाह। लेकिन मार्च 2023 में ये फिसलकर 17% पर आ गया और मार्च 2024 में ये और गिरकर सिर्फ 13% रह गया है। ओह, 33 से सीधा 13 पर। जी, तो जो कंपनी 2 साल पहले A+ स्टूडेंट थी, वो अब मुश्किल से C ग्रेड पर पास हो रही है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी की पैसा बनाने की मशीन धीमी पड़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कंपनी बड़ी और चौड़ी तो हो रही है, पर शायद उतनी ही मजबूत नहीं हो रही। जैसे कोई बॉडी बिल्डर मसल्स तो बना रहा है, पर उसका स्टैमिना कम हो रहा है। बिल्कुल सही। अब भविष्य की ओर देखते हैं। इन सब समस्याओं को जानते हुए कंपनी की आगे की योजनाएं क्या हैं और सबसे बड़े जोखिम क्या हैं? भविष्य की तस्वीर मिली-जुली है। अगर हम अच्छी बातों यानी ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, तो कंपनी को हाल ही में बीबा फैशन जैसा एक बड़ा क्लाइंट मिला है। अच्छा। इसे फोर्ब्स इंडिया ने टॉप 10 डेगेम्स 2025 की लिस्ट में भी शामिल किया है, जो इंडस्ट्री में इसकी पहचान को दिखाता है। तो बिजनेस में मोमेंटम तो है? हाँ, बिल्कुल है। और एनालिस्ट का क्या कहना है? क्या वो इन समस्याओं को लेकर चिंतित नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों के मुताबिक 2 एनालिस्ट ने इसका 1 साल का प्राइस टारगेट 535 रुपए रखा है। 535 रुपए? जी, जो मौजूदा कीमत से करीब 41% ज्यादा है। ये दिखाता है कि बाजार के कुछ जानकार मानते हैं कि कंपनी इन समस्याओं से उभर जाएगी और ग्रोथ की कहानी जारी रहेगी। ये तो हुई उम्मीद की बात। अब उन रेड फ्लैग्स पर आते हैं जो हमें इस पूरी पड़ताल में मिले हैं। अगर हम जोखिमों को एक साथ रखें तो तस्वीर काफी गंभीर दिखती है। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, लगातार नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ, ये तो है। ये कंपनी के मुनाफे की क्वालिटी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। दूसरा, गिरते हुए मार्जिन्स और एफिशिएंसी रेशियो। मतलब ईबिटा मार्जिन और आरओसीई का गिरना। जी, ईबिटा मार्जिन का 16% से 9% पर आना और आरओसीई का 33% से 13% पर लुढ़कना, ये बताता है कि ग्रोथ की भारी कीमत चुकाई जा रही है। ठीक है। तीसरा, कम आरओई, जो शेयर धारकों के लिए बहुत आकर्षक रिटर्न नहीं है। और चौथा, मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी अपने शेयर धारकों को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें 3 सबसे बड़ी अच्छी बातें और 3 सबसे बड़ी बुरी बातें एक साथ रखती हूं, तो वे क्या होंगी? चलिए इसे समेटते हैं। 3 सबसे बड़ी सकारात्मक बातें यानी द अपसाइड। पहला, रॉकेट स्पीड रेवेन्यू ग्रोथ। 52% की औसत सालाना ग्रोथ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। सही। दूसरा, मजबूत और लगभग कर्ज मुक्त बैलेंस शीट। आईपीओ से आए कैश के साथ कंपनी के पास भविष्य में निवेश करने के लिए भरपूर गोला बारूद है। ठीक है। और तीसरा पॉजिटिव बिजनेस मोमेंटम, बीबा जैसे नए क्लाइंट्स का जुड़ना और एनालिस्ट का भरोसा, ये दिखाता है कि ग्रोथ की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। और वो 3 बातें जो रात को चैन से सोने ना दे। 3 सबसे बड़े जोखिम यानी द रिस्क फैक्टर्स। बताइए। पहला, और मैं इसे फिर दोहराऊंगी, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है। अगर मुनाफा कैश में नहीं बदलता तो वो सिर्फ कागजों का मुनाफा है। बिल्कुल। दूसरा, लगातार गिरती हुई प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी। आरओसीई का गिरना ये संकेत है कि कंपनी की पैसा बनाने की मशीन की धार कुंद हो रही है। और तीसरा, मुनाफे के बावजूद डिविडेंड न देना। ये दिखाता है कि या तो कंपनी को ग्रोथ के लिए हर एक पैसे की जरूरत है, या वो अभी शेयर होल्डर्स को कुछ लौटाने की हालत में नहीं है। इस पूरे विश्लेषण से जैगल की एक दोहरी शख्सियत सामने आती है। एक तरफ इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक हीरो की कहानी कहती है, तेजी से बढ़ता साम्राज्य, बढ़ता मुनाफा। लेकिन दूसरी तरफ इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक विलेन की कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जहां ऑपरेशन से नकदी लगातार बह रही है। बिल्कुल। एक निवेशक के लिए असली सवाल यह है कि इन 2 कहानियों में से कौन सी जीतेगी।
ये टॉप लाइन ग्रोथ आखिर कब बैंक में असली नकदी में बदलना शुरू होगी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब ही ज़ाइगल का भविष्य तय करेगा।